October 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu। जो हमारा पहला आर्टिकल ब्लैक मनी से रिलेटेड है। ब्लैक मनी यानी अनअकाउंटेड मनी, इलीगल मनी या ऐसी मनी जिस पर टैक्स नहीं दिया गया। देखिए, जब बीजेपी सरकार चुनकर आई थी तो सरकार पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि इलेक्शन में उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे ब्लैक मनी से रिलेटेड कि वो ब्लैक मनी को इंडिया में वापस लाएंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 2-3 स्कीम चलाई। सबसे पहले तो उन्होंने जो स्कीम चलाई थी वो थी जो विदेश में काला धन है, विदेश में जो ब्लैक मनी है उसके लिए। उसमें उन्होंने कहा कि जो लोग विदेश में जिनके पास ब्लैक मनी है वो डिक्लेयर करेंगे तो कुछ परसेंटेज टैक्स उनको देना होगा, बाद में उनका जो ब्लैक मनी है व्हाइट मनी में ले सकते हैं वो। इसके तहत सरकार ने जुटाए 4,164 करोड़ रुपए, यानी 4,164 करोड़ रुपीज। इसके बाद गवर्नमेंट ने एक और स्कीम चलाई। वो स्कीम थी हमारी जो डोमेस्टिकली यानी इंडिया के जो अंदर ब्लैक मनी है उनके लिए, डोमेस्टिक ब्लैक मनी के लिए। डोमेस्टिक मनी आपको पता होगा, देखिए ब्लैक मनी कई सोर्स से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ब्लैक मनी आप इलीगल एक्सटॉर्शन से, ड्रग ट्रैफिकिंग से, इवन प्रॉपर्टी पे। प्रैक्टिकली आपने देखा होगा प्रॉपर्टी पे जो रजिस्ट्री करवाते हैं हम, कितने कम रेट की रजिस्ट्री होती है और बाकी जो पैसे होते हैं वो ब्लैक मनी में जाते हैं। तो अब देखिए इन्होंने स्कीम चलाई कि जो डोमेस्टिकली हमारे देश के अंदर जिसके पास ब्लैक मनी है वो अपनी ब्लैक मनी डिक्लेयर करे, उसको 45% टैक्स देना होगा और बाकी वो मनी अपने पास रख सकता है। 45 यानी ऐसा था कुछ 30% कुछ इफेक्टिव टैक्स था, 15% कुछ 7.5% कुछ सरचार्ज था, प्लस में 7 पॉइंट कृषि कल्याण सेस, ऐसा कुछ था। ये प्रीलिम के दौरान हमने पढ़ा था। और एक इंप्रेसिव टैक्स कलेक्शन यहाँ पर हुई है। 62,250 करोड़ रुपए यहाँ पे टैक्स कलेक्शन के तहत हमें मिले हैं। तो इतना पैसा सरकार को मिला है, सरकार डेफिनेटली अपने फिस्कल डेफिसिट को इससे भर सकती है। इतना पैसा तो सरकार ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, यानी एक्सपेक्टेशन से ऊपर टप गया ये। और जो दूसरी बात यहाँ पर निकल के आती है, सरकार को यही नहीं रुकना चाहिए, सरकार को यही नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अब देखिए ये तो एक टिप इन द आइसबर्ग है। अब बहुत सारा पैसा है। ऐसा कहा जाता है कि एक बंदा के पास में ऑलमोस्ट 1 करोड़ जो है वो पैसे रुपए हैं वो अनअकाउंटेड है। ये एवरेज है, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि हर एक बंदे के पास में है, वो एवरेज निकालते हैं तब ये आता है कि एवरी पर्सन हैज अनअकाउंटेड 1 करोड़। उसके बाद में देखिए पिछली बार जब ये स्कीम चलाई थी, यानी 20 साल पहले 1996 में ये स्कीम चलाई थी, और तब सरकार को मिले थे 33,000 यानी 33,700 करोड़ रुपए। देखिए उस बात को तो अब 20 साल हो गए। अब उस बात को देखें और आज की बात देखें तो बल्कि उस टाइम के पैसे और भी ज्यादा थे। और जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसको भी इस बात का पता है, यानी आईटी डिपार्टमेंट है उसको इस बात का पता है कि ये तो सिर्फ टिप इन द आइसबर्ग है और बहुत सारा पैसा यहाँ पे है हमारे देश के अंदर में जो अभी भी अनअकाउंटेड है, इलीगल है, और उसको निकालने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। अब देखिए पिछले दिनों क्या आईटी डिपार्टमेंट ने 7 लाख लेटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए। किनको किए वो लेटर? जो 90 लाख ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, 90 लाख ट्रांजेक्शन हुई है पैन कार्ड के बिना। देखिए पैन कार्ड का बहुत ज्यादा यूज है। पैन कार्ड में आपने देखा होगा हर एक बंदे का अलग से पैन कार्ड होता है, एक पैन नंबर होता है। अब कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो आजकल देखिए बैंक हो गया, अगर आप शेयर खरीदते हैं तो भी सारे पैन कार्ड मांगते हैं, यानी पैन कार्ड के अंदर आपकी सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। जब भी कोई आप बड़ी ट्रांजेक्शन करोगे, यानी बैंक 50,000 से ऊपर फिलहाल मांगते हैं, तो वो आपके पैन कार्ड के अंदर आएंगे। जब पैन कार्ड के अंदर आपका एक पूरा रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में, तो कल को आप टैक्स चोरी नहीं कर सकोगे। सारा का सारा डेटा, सारी की सारी ट्रांजेक्शन से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रहेंगी कि आपने कब क्या खरीदा, क्या बेचा, तो इससे आप टैक्स की चोरी नहीं कर सकोगे। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कैशलेस जो ट्रांजेक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। सोल्यूशन अभी आएंगे, सोल्यूशन अभी हम डिस्कस करेंगे। अब लेकिन जो ये है, ये चीज ना गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट एक सिम्टम्स पर ध्यान दे रही है, रूट काजेज पर ध्यान नहीं दे रही है। रूट काजेज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी डेटा माइनिंग है, वो डेटा माइनिंग जो है, डेटा कैसे वो कलेक्ट करते हैं और कैसे इसको एनालाइज करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करें। और जो टैक्स बेस है उसको एक्सपेंड करें, यानी अभी कम टैक्स लोग देते हैं तो ज्यादा से टैक्स लोगों को देना चाहिए। तो अपने टैक्स बेस को एक्सपेंड करना चाहिए, ऐसी पॉलिसीज अपनाएं कि टैक्स बेस एक्सपेंड और ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स दें। अब जो है इसके सिम्टम्स वाली बात कर लेते हैं हम। सिम्टम्स कैसे हमने किए हैं, सिम्टम्स तो हमने देख लिए, कर लिया। रूट काजेज क्या है? रूट काजेज देखिए क्या कर सकते हैं हम। एक तो सबसे पहले जो इलेक्टोरल फंडिंग है, इलेक्टोरल फंडिंग को आप वो कर दो, ट्रांसपेरेंट बनाओ। अभी इलेक्शन के टाइम में जो फंड्स आता है, इलीगल ब्लैक मनी का यूज होता है, सबसे ज्यादा तो ब्लैक मनी इलेक्शंस के टाइम में आती है। तो इलेक्टोरल अगर फंडिंग को आपने ट्रांसपेरेंट बना दिया तो जो ब्लैक मनी है वो काफी हद तक कंट्रोल की जा सकेगी और कर्व की जा सकेगी। दूसरा देखिए, एग्रीकल्चर पे आपने इनकम टैक्स माफ कर रखे हैं, ये अच्छी बात है।
क्योंकि देखिए गरीब किसान है वो एक लेवल के बाद में टैक्स नहीं दे सकता, तो ये हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन एग्रीकल्चर में भी आपने देखा होगा किसान दो तरह के होता है, एक रिच किसान। अब बोलिए जिस किसान के पास में 200 एकड़ जमीन है, वो इतना बड़ा किसान जिसने इतने सारे छोटे छोटे किसानों को अपने खेत के अंदर में नौकरी पर रख रखा है, वो किसान अगर टैक्स ना दे तो डेफिनेटली ये देश के लिए अच्छा नहीं है। जो गरीब किसान है, पुअर किसान है, जो दो वक्त की रोटी नहीं कमा सकता या फिर उसकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है, उसको टैक्स नहीं देना, तो ये बिल्कुल भी उसको टैक्स नहीं देना चाहिए। लेकिन जो एक अमीर किसान, एक बड़ा लैंडलॉर्ड है, उसको टैक्स डेफिनेटली देना चाहिए। जो तीसरा जो सोल्यूशन इन्होंने दिया है वो है कैशलेस ट्रांजेक्शन्स। ज्यादा से ज्यादा बिना कैश के अगर ट्रांजेक्शन्स होंगी तो उनको आसानी से मॉनिटर किया जा सकता है, आसानी से स्क्रूटनाइज किया जा सकता है। तो ये भी एक बढ़िया सोल्यूशन हो सकता है। ये तीन सोल्यूशन है, याद रखिएगा। कौन से, याद करवा देता हूं आपको, इलेक्ट्रोल फंडिंग, एग्रीकल्चर टैक्स और तीसरा कैशलेस ट्रांजेक्शन। ब्लैक मनी से रिलेटेड क्वेश्चन आए पेपर 3 में, तो ये तीन, और भी बहुत सारे सोल्यूशन है वैसे, लेकिन ये तीन आ जाए हैं तो इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए। और इसके बाद देखिए अगला जो हमारा आर्टिकल है, अगला आर्टिकल जो है कोलंबिया से रिलेटेड है। कोलंबिया में क्या हुआ है, कोलंबिया में देखिए एक जो रिबल ग्रुप है, FARC, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया। इसका गठन हुआ था 1964 में। तो इसका मकसद क्या था, क्यों इसका गठन किया गया था? देखिए ये जो संगठन है वो हमारे नक्सलिज्म टाइप का है, यानी जो हमारे नक्सलिज्म है हमारे हमारा यहाँ पे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, इनका और इसका FARC जो कोलंबिया में है, इनका मकसद सेम सा है। क्या? टेरिटरी कंट्रोल करना, टेरिटरी गेन कर लो फिर उस पर राज करो। ये इंपीरियलिज्म के खिलाफ में है, ये प्रेजेंट गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और अपनी तरह की सत्ता देश के अंदर में स्टैब्लिश करना चाहते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, ये गुरिल्ला वार अपनाते हैं। जैसे नक्सलिज्म हमारे देश में अपनाते हैं, वैसे ही कोलंबिया में ये गुरिल्ला वार अपनाते थे। पिछले 52 साल से ये वार वहां पे कोलंबिया में चल रहा था। 52 साल से इनकी रिबल्स की लड़ाई चल रही थी गवर्नमेंट के साथ में। इस वार से बहुत सारी जाने गई, यानी 2,20,000 जो लाइफ है, 2,20,000, और 60 लाख जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं। तो देखिए कितने जान मान की नुकसान हुआ यहाँ पर। जो नए प्रेसिडेंट चुन के आए 4 साल पहले, जिनका नाम था सेंटोस, इन्होंने कहा, इन्होंने नेगोशिएशन स्टार्ट करी इस रिबल ग्रुप के साथ में। इन्होंने कहा कि आप आर्म्स गिरा दीजिए, सिविलियंस की रहिए लाइफ में। और 2-3 महीने पहले देखिए एग्रीमेंट हो भी गया, यानी 4 साल पहले 2012 में ये नेगोशिएशन स्टार्ट हुई थी इस ग्रुप के साथ में, और 2016 में, यानी 2-3 महीने पहले ये नेगोशिएशंस कंप्लीट हो गई और एक डील साइन हुई थी दोनों के बीच में। अब इस डील को रखा गया रेफरेंडम के लिए, यानी अब डील तो हो गई सरकार और रिबल्स ग्रुप के बीच में। अब जनता से पूछा जाए, रेफरेंडम कराया जाए, जनमत कराया जाए, क्या जनता भी इस फैसले से जो डील हुई है सरकार में और इस रिबल ग्रुप के बीच में, क्या आप इसको मान्यता प्रदान करते हैं? तो चुकाने वाला डिसीजन यह आया कि जनता ने रिजेक्ट कर दिया, यानी पीपल डिनाइड, दे सेड दैट नो वी डोंट वांट पीस विद दिस रिबल ग्रुप। क्यों? क्योंकि देखिए जनता इमोशनल है। जनता कहती है कि इस रिबल ग्रुप ने इतने ज्यादा जो लोगों को मारा है, क्राइम्स किए हैं, एक्सटॉर्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग, रेप्स और जो क्राइम्स किए हैं, इसलिए इसके के साथ में डील, इस ग्रुप के साथ में, FARC के साथ में नहीं साइन होनी चाहिए। इवन जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है कोलंबिया के, उन्होंने भी नो किया, उन्होंने कहा नहीं, नो डील विद दिस रिबल ग्रुप। तो अब देखिए, अब जो क्राइम हुए थे वो तो दोनों तरफ से हुए थे, ऐसा तो है नहीं सिर्फ इस रिबल ग्रुप ने क्राइम किए थे। क्राइम तो रिबल्स ग्रुप ने यानी FARC ने भी किए थे, और जनता के जो गवर्नमेंट की फोर्सेज है उन्होंने भी एक्सेसिव यूज किया फोर्स का वार की आड़ में। दोनों तरफ से क्राइम्स हुए थे। अब जो ये है, जनता कहती है कि आप जस्टिस के लिए जस्टिस के लिए यानी पीस के लिए आप जस्टिस को इग्नोर नहीं कर सकते। यानी आप पीस तो चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन व्हाट अबाउट द जस्टिस, जिन्होंने पास्ट में क्राइम्स किए हैं वो, उनका क्या? तो ये भी क्वेश्चन है, आप इसका कमेंट में आंसर दीजिए। एथिक्स में अगर ये क्वेश्चन आता है, whether the justice can be ignored for bringing the peace in the country, यानी पीस के लिए क्या जस्टिस को इग्नोर किया जा सकता है? आप इसका आंसर दीजिए कमेंट की फॉर्म में। तो देखिए अब एक अनसर्टेनिटी आ गई है कोलंबिया के अंदर में, यानी बड़ी मुश्किल से तो ये डील साइन हुई थी, तो अब क्या आगे, क्या अब क्या होगा? क्या वो जो रिबल्स हैं FARC के, वो दोबारा जंगल में जाएंगे लड़ने? क्या उन पर मुकदमा चलेगा या फिर दोबारा वार होगा? तो अब इस पे अनसर्टेनिटी है। वैसे तो अब दोनों के दोनों फ्रंट्स ने, यानी FARC ने और इवन गवर्नमेंट ने, दोनों ने कहा कि नहीं हमें पीस चाहिए। तो पीस आएगी कैसे अभी? यानी रेफरेंडम ने तो मना कर दिया है, अब मना कर दिया कि नहीं पीस आ सकती, दोनों ने कहा पीस चाहिए। तो या तो पीस का एक सोल्यूशन ये है कि वो दोबारा से डील कुछ नेगोशिएट करें, नई डील कुछ नेगोशिएट करें, और दोबारा रेफरेंडम हो और दोबारा जनता डिसाइड करे कि या अब ये वाली डील आपको पसंद है क्या नहीं है। लेकिन ये देखिए आसान काम नहीं है। क्यों?
क्योंकि देखिए इतनी मुश्किल से 4 साल पहले जब ये डील साइन हुई थी, काफी टॉर्चरस काम है, बहुत मुश्किल काम है, टेढ़ा काम है, और काफी तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके लिए पेशेंस चाहिए, और इसके लिए गुडविल चाहिए दोनों के बीच में, सरकार के बीच में और जो रिबल ग्रुप है उसके बीच में। तो देखिए अब वही बात है, गवर्नमेंट को भी ओपोजिशन को भी कन्विंस कराना होगा कि नहीं, पीस जरूरी है, और ज्यादा लोगों की जानें नहीं ली जा सकती, और ये देश के लिए डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। और देखिए दोबारा से तो वो जंगल में डेफिनेटली नहीं जा सकते, अब कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो इस बात का निकालना ही पड़ेगा। जो अगला हमारा है आर्टिकल, वही सर्जिकल स्ट्राइक। आजकल डेली एक आर्टिकल आता है, थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम इस पे। देखिए दो तरह की ओपिनियंस निकल के आ रही हैं सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में। कौन कौन सी? एक तो ये निकल कर आ रही है कि ये थोड़ा आर्टिकल जो थोड़ा है पेसिमिस्टिक आर्टिकल है, मतलब इनका व्यू आपको थोड़ा पता नहीं पसंद आए ना आए, पसंद ना पसंद की बात नहीं है, आप देख लीजिए, सुन लीजिए, कीजिए, और अपने आंसर्स में इन्हें यूज करने की कोशिश कीजिए फिर। और डेफिनेटली इट इज नॉट अबाउट अस, इट इज अबाउट यूपीएससी ओनली। अब ये इस जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, एक मिथ तो ये है, दो तरह की ओपिनियन निकल आ रही है, एक्सट्रीम ओपिनियंस हैं। एक तरह की ओपिनियन तो ये निकल के आ रही है कि इस सर्जिकल स्ट्राइक से हमें पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर ब्लफ है, यानी जो पाकिस्तान न्यूक्लियर धमकी देता है, उसको हमने तोड़ दिया। देखिए हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस अभी भी लिमिटेड है। ऐसा ठीक है, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं एकदम से। हमारे पास जो स्ट्रेटेजिकली ऑप्शंस हैं वो अभी भी लिमिटेड है। तो इतने ज्यादा एक्साइटेड होने की हमें जरूरत नहीं है, हमें अभी भी थोड़ा ढंग से और शांति से रैशनली सोचना चाहिए। और दूसरे की तरह की जो ओपिनियन है वो ये कहते हैं कि इस सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ खास इफेक्ट पड़ा नहीं है, यानी कोई फायदा नहीं हुआ। ये भी एक एक्सट्रीम ओपिनियन है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। देखिए डेफिनेटली एक इट वाज अ सक्सेसफुल सर्जिकल स्ट्राइक एंड वी क्रिएटेड deterrence here. Don't know whether it will be successful in the upcoming times or not, but yes, really we have done it. और आने वाले टाइम में कन्फ्लिक्ट्स जो होंगे उस पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इस सर्जिकल स्ट्राइक का? पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। देखिए एक फर्क इसमें क्या हुआ था, पब्लिक ओपिनियन ने कितना मैटर किया। अब पब्लिक ओपिनियन इतना ज्यादा हमारे देश में इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। इवन देखिए आप मिलिट्री जो बेस कैंप है इस पे हुआ जो अटैक था टेररिस्ट का, उसके खिलाफ में ही पब्लिक ओपिनियन जो इतना ज्यादा मोबिलाइज्ड है। अगर कल को सिविलियन अटैक होता है, यानी सिविलियन साइट्स पर होता है, तो पब्लिक ओपिनियन और ज्यादा एग्रेसिव होगा, और ज्यादा प्रेशर आएगा गवर्नमेंट के ऊपर। तो अब आगे इस आर्टिकल में तीन तरह के मिथ को तोड़ते हैं। कौन कौन से तीन तरह के मिथ हैं वो डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए पहली तरह का जो दो मिथ है वो ये कहते हैं कि एक पूरे के पूरे देश में, यानी खासकर मीडिया वालों ने एक सेल्फ कंग्रेचुलेशन का इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है। यानी कि वही बात, सेम बात कि हमने पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को तोड़ दिया है, पाकिस्तान आगे से न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं करेगा। देखिए अब कभी कभी किसी भी मिलिट्री कभी और किसी भी मिलिट्री एक्सपर्ट ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के जो स्मॉल स्केल न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स है उसका यूज करेगा एलओसी के पास में। हाँ, आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने भी स्मॉल स्केल न्यूक्लियर वेपन्स बना रखे हैं। स्मॉल स्केल न्यूक्लियर वेपन्स वो होते हैं जिनका यूज एक टैक्टिकल वेपन्स होता है, जिनका यूज एक छोटे स्थान पर किया जा सकता है, यानी पूरे देश पर फोड़ने के बजाय इसका जो असर होएगा बिल्कुल स्मॉल स्केल पर होएगा। तो मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने कभी नहीं कहा कि वो एलओसी पर पाकिस्तान यूज करेगा जो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को। अगर वो यूज करेगा तो वो करेगा कि डेजर्ट में, यानी राजस्थान में। राजस्थान में 21 कोप्स है जो पाकिस्तान के ऊपर, जिसका एडवांटेज है, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी एडवांटेज है पाकिस्तान के ऊपर में। तो पाकिस्तान यूज करेगा तो संभावना ये है कि वो डेजर्ट में इसका यूज करेगा। और यानी अब आप इस जो सर्जिकल स्ट्राइक करके जो पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर धमकी है उसको ऐसे बिल्कुल मजाक में नहीं ले सकते। पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर थ्रेट है वो रियल है और इसे सीरियस लेना होगा। और जो दूसरा मिथ है, क्या एक नया इरा स्टार्ट हो गया इस सर्जिकल स्ट्राइक से, यानी आगे भी इस तरह के स्ट्राइक्स होंगे बहुत ज्यादा? तो देखिए ये तो मिथ है। नो डाउट कि जो सर्जिकल स्ट्राइक थे वो सक्सेसफुल थे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और जो इसका पूरे का पूरा जो प्रोसीजर है वो सब कुछ कैलकुलेटिव था इवन, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिस्क थे जिस पर आपने अभी ध्यान नहीं दिया, और ऐसी कोई बहुत स्पेशल कैपेबिलिटी हमने हासिल नहीं कर लिया है। एक बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव मूव हमारी तरफ से था, आपने ध्यान दिया होगा। हेलीकॉप्टर्स भी हमने यूज नहीं किए थे, यानी उनकी सीमा में हम अपने हेलीकॉप्टर्स भी नहीं ले गए। और ऐसा भी नहीं है कि आने वाले टाइम में एक कोवर्ट ऑपरेशन चलेंगे बहुत ज्यादा कश्मीर के अंदर में, पीयूके में अंदर और हमारे अंदर में, ऐसा कुछ नहीं है। और क्योंकि देखिए कुछ भी मिनट्स लगते हैं, इट टेक्स मिनट्स व्हेन दिस काइंड ऑफ स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट्स get converted into the full scale war or into large scale escalations। तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
हमारे पास अभी भी इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उनके डीपर एरियाज में स्ट्राइक कर सकें। तो ये दूसरा मिथ वो तोड़ते हैं। और जो तीसरा था, जो ये बात करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब ये नहीं है कि हमने जो स्ट्रेटेजिकली रिस्ट्रेंट है वो छोड़ दिया है। स्ट्रेटेजिकली रिस्ट्रेंट है क्या? देखिए, स्ट्रेटेजिकली रिस्ट्रेंट ये होता है कि आप फुल स्केल वार या एस्केलेशंस को अवॉइड कीजिए, यानी ज्यादा टेंशंस को अवॉइड कीजिए आप, ये मतलब होता है स्ट्रेटेजिकली रिस्ट्रेंट का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ मत करो, यानी इसका मतलब आप फुल स्केल वार या बहुत सारी टेंशन होने से बचो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ ना करो। आपको कुछ करना है, लेकिन आपको इतना नहीं करना कि मेजर वार में तब्दील हो जाए। और गवर्नमेंट ने इसमें ये दिखाया, गवर्नमेंट जब ये सर्जिकल स्ट्राइक की तो गवर्नमेंट ने दो बातें कही कि ये एक तो प्रीएम्प्टिव है, यानी हम हमारे देश की सुरक्षा करने के लिए है। दूसरा उन्होंने कहा कि ये डिफेंसिव है, हमारे देश को बचाने के लिए, हमारे देश के टेरिटरी को बचाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक साफ साफ सिग्नल दिया कि जो सर्जिकल अटैक था वो पाक की आर्मी के खिलाफ नहीं है, यानी ये पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ नहीं है, टेररिस्ट के खिलाफ में है। तो इसे भी आप एक स्ट्रेटेजिकली रिस्ट्रेंट कह सकते हैं, यानी गवर्नमेंट ने लार्ज स्केल जो टेंशन है उसको बचाया, अवॉइड किया। और अब इन तीनों चीजों के इंप्लीकेशंस क्या क्या होंगे? देखिए, बहुत सारे इंप्लीकेशंस इसके निकल के आ सकते हैं। कौन कौन से इंप्लीकेशंस हो सकते हैं? एक तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे बड़ा जो इंप्लीकेशंस ये है, अभी वही बात निकल कर आती है कि डोमेस्टिक प्रेशर इतना ज्यादा हो गया है, डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, यानी अब कुछ भी होएगा तो लोग बात करने लगते हैं कि भारत सरकार कुछ नहीं करती, कुछ करना पड़ेगा। और ये जो डोमेस्टिक प्रेशर, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा देखिए, मोदी की फिलहाल की इमेज ऐसी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो इनकी इमेज है, और उनकी इमेज है अब काफी एक ज्यादा डिसाइसिव लीडर के रूप में ज्यादा है। और अगर वो कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो एक क्रेडिबिलिटी हर्ट होने का खतरा ज्यादा है। तो एक सरकार पर बहुत ज्यादा हमेशा प्रेशर रहता है डोमेस्टिक ओपिनियन के वजह से, और जो लीडर है उनकी इमेज की वजह से भी। तो देखिए, सरकार को थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए। जो है एक नेशनलिज्म है वो अपनी तरफ है, और जो नेशनल इंटरेस्ट है वो अपनी तरफ है। तो दोनों को, नेशनलिज्म और नेशनल इंटरेस्ट है, उन दोनों के बीच में एक डिफरेंस रहना चाहिए। और जो नेशनल सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट है उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी। दूसरा ये इम्प्लीकेशंस है। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट की काफी बार में आपने देखा होगा इनको क्रिटिसाइज किया जाता है। अभी यूरी अटैक में भी एक बात निकल के सामने आई थी कि क्यों वहां पर जो टेंट थे, लोगों की इतने सोल्जर्स की जाने क्यों गई, टेंट फायर प्रूफ क्यों नहीं थे। लेकिन इसमें पूरे सर्जिकल स्ट्राइक में जो सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया। इन्होंने इतना काम किया कि ना तो वार को एस्केलेट होने दिया और एक करारा जवाब भी दिया। इन्होंने मीडिया को सेटिस्फाई कर दिया, जो डोमेस्टिक ओपिनियन है इनको भी सेटिस्फाई कर दिया, डोमेस्टिक प्रेशर को सेटिस्फाई कर दिया, ओपोजिशन को सेटिस्फाई कर दिया, और इवन लार्ज स्केल वार भी नहीं होने दिया। तो पूरा एक बैलेंस अप्रोच इनकी रही, यानी ना तो वार हो, भोजा टेंशन आए, और जो देश के अंदर एक माहौल है उसको भी शांत किया जा सके। तो एक अच्छा काम सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट के द्वारा यहाँ पर किया गया। लेकिन अभी हमें पाकिस्तान के रिस्पॉन्स के लिए भी तैयार रहना होगा कि कभी भी वो अगर अटैक करें, क्योंकि अगर जब वो ये अटैक करेंगे तो फिर दोबारा से ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा। बढ़िया अच्छा यही होगा कि हम डोमेस्टिक ओपिनियन, हमारे जो डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करें, ताकि इस तरह के अटैक्स को अवॉइड किया जा सके। तो और दूसरे इसकी जो इम्प्लीकेशन है वो क्या होनी चाहिए, वही सेम बात दोबारा सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है। हमें जो है, जो सक्सेस के नशे में चूर नहीं होना चाहिए, यानी हाँ भाई एक बार सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया अच्छा है। हमें जो है हमारे डोमेस्टिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना होगा, बॉर्डर की सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, और हमें तैयार रहना होगा अगर पाक जवाब देता है तो उसको भी करारा जवाब दिया जा सके, उसके अटैक को एकोमोडेट किया जा सके। क्योंकि मिलिट्री तक तो ठीक है, लेकिन अगर सिविलियंस तक बात पहुंची तो सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाएगी। तो इस तरह की ये इम्प्लीकेशंस यहाँ पर है। तो ये आर्टिकल था। आर्टिकल थोड़ा एक रियलिटी से ग्रस्त कह सकते हैं, या फिर इनका पर्सनल व्यू कह सकते हैं। देखिए, जो द हिंदू न्यूज़पेपर है वो एक लेफ्टिस्ट न्यूज़पेपर है, वो नेशनलिज्म टाइप की चीजें ज्यादा द हिंदू को अच्छी नहीं लगती। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि द हिंदू नेशनलिस्ट नहीं है, उनका द हिंदू का नेशनलिज्म अलग तरह का लेफ्टिस्ट न्यूज़पेपर है। तो डेफिनेटली जब उनकी ओपिनियन वो रहेगी, वार के खिलाफ रहेगी, और इस तरह की ओपिनियन उनकी रहेगी, इस तरह के आर्टिकल्स आपको आगे भी देखने को मिलेंगे, और पहले भी बहुत सारे आए हैं। तो डोंट गेट इमोशनल अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, यू मे हैव डिफरेंट ओपिनियन, बट जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो मोनसेंटो के बारे में है। मोनसेंटो के बारे में ये है कि मोनसेंटो क्या है। देखिए, मोनसेंटो जो है एक यूएस कंपनी है। ये क्या करती है? ये एक एग्रीकल्चर सीड प्रोड्यूसिंग कंपनी है। सॉरी, ये क्या करती है? ये जीएम क्रॉप्स तैयार करती है,
जैसे बीटी कॉटन हो गया, इस तरह की जो क्रॉप्स है उनको तैयार करती है जेनेटिक मॉडिफाइड, और यूएसए की कंपनी है। इंडिया में इन्होंने क्या किया, इंडिया में इन्होंने बीटी कॉटन को प्रोड्यूस किया। अब आप पूछोगे बीटी कॉटन क्या है? बीटी कॉटन में क्या होता है, एक जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स है ये, और इसमें एक ऐसा बैक्टीरिया इसके जीनोम को इस तरह कोडिफाई किया जाता है कि जैसे वो उसमें जो एक बोलवर्म, आपको याद होगा बोलवर्म जो पेस्ट है, इसको मार देता है। यानी बीटी कॉटन में जो मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं वो बोलवर्म नाम के पेस्ट को मार देंगी, इस तरह का होता है ये बीटी कॉटन। अब क्या होता है, अब ये तैयार कर देते हैं और कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का केस कर देता है। यानी ये बीटी कॉटन इन्होंने तैयार किया, अब इनको बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के केसेस चल रहे हैं, और ये केसेस हैं कहाँ कहाँ। थोड़ा ये आर्टिकल कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल है और इसे मैं आसान बनाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए बीटी कॉटन इन्होंने बना दिया तो इन्होंने पेटेंट रजिस्टर करवा लिया अपने अंदर में, लेकिन अब पेटेंट के ऊपर बहुत सारे केस चल रहे हैं। बहुत सारी सीड कंपनीज हैं या फिर अलग जो कंपनीज है वो कहती हैं कि क्यों आपने पेटेंट करवाया, आप पेटेंट नहीं करवा सकते। तो केस चल रहे हैं 2 लाख के अंदर में, इसको आप सबसे पहले तो रजिस्टर करवा सकते हैं। कौन कौन से 2 लाख हैं जिनके पेटेंट रजिस्टर करवा सकते हैं? एक तो पेटेंट एक्ट है, और जो दूसरा है वो है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स एक्ट, यानी PPVFRA। इसकी फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स एक्ट। और जो मोनसेंटो ने देखिए बीटी कॉटन से रिलेटेड, मोनसेंटो जो कंपनी है यूएस की कंपनी, बीटी कॉटन से कई तरह के रिलेटेड जो इन्होंने बायोटेक कंपोनेंट है उनको पेटेंट करवा लिया इन दोनों एक्ट्स के अंदर में। वैसे पूरा का पूरा प्लांट तो ये पेटेंट करवा नहीं सकते, क्योंकि हमारे देश में प्लांट्स और एनिमल्स को जो है पेटेंट उनका नहीं करवा सकते अगर वो जेनेटिक मॉडिफाइड है तो भी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि जो ट्रांसजेनिक वेराइटीज होती हैं, ट्रांसजेनिक वेराइटीज जो होती हैं उससे जो सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं कई वेराइटीज के, उनको पेटेंट करवा लिया इन्होंने, मोनसेंटो वालों ने, जो कि यूएस की कंपनी है। अब क्या है, बीटी की जो टेक्नोलॉजी है यार देखिए वो तो बहुत ज्यादा इवॉल्विंग है। यानी इसमें 2 तरह की आप मान लीजिए, बेलगार्ड 1 और बेलगार्ड 2 इवॉल्विंग है, स्टेटिक नहीं है, अलग अलग। क्योंकि जो ये पेस्ट होता है ये एक लेवल के बाद में ये भी दवाई के खिलाफ में रेसिस्टेंस है, वो अब यानी उनका असर होना बंद हो जाता है और रेसिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। तो एक ये जो अलग तरह के जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स होते हैं उनका भी एक लेवल के बाद में फर्क यानी असर होना कम हो जाता है। यानी जो बीटी टेक्नोलॉजी है, बीटी कॉटन है, इसकी 2 तरह की टेक्नोलॉजी है, एक बेलगार्ड 1, एक बेलगार्ड 2। अब देखिए बेलगार्ड 1 जो था ये तो ट्रिप्स एक्ट हमने अपनाया था 2005 के आसपास में। ये तो उससे पहले ही आई थी, यानी इसका तो पेटेंट करवा ही नहीं सकता जो मोनसेंटो है, इसका पेटेंट करवा सकता है बेलगार्ड 2 का। अब पेटेंट टेक्नोलॉजी के अंदर में जो मोनसेंटो है वो क्या करता है, वो सीड कंपनीज को अपने सीड्स बांट देता है। यानी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। यानी मोनसेंटो ने पेटेंट करवा लिए, यानी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए, बीटी कॉटन के लिए बना लिए। अब मोनसेंटो क्या करेगा, ये क्या करेगा, सीड कंपनीज को वो दे देगा, लाइसेंस दे देगा सीड कंपनीज को कि आप एक हाइब्रिड सीड्स बनाइए। सीड कंपनीज को लाइसेंस दे दिया फॉर व्हाट, ये हाइब्रिड सीड्स बनाने के लिए, जिनके स्पेसिफिक अलग अलग ट्रेड्स होंगे अलग अलग इलाकों के लिए। यानी देखिए आप कोई ABCXYZ कंपनी है, वो नॉर्थ इंडिया में सीड्स बनाएगी बीटी कॉटन के उस अपने ट्रेड्स के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, और कोई ABC कंपनी है दूसरी, वो बनाएगी साउथ इंडिया में उसके क्लाइमेट के हिसाब से, एटमॉस्फेयर के हिसाब से, अलग तरह के ट्रेड्स वो होंगे, वहाँ अलग तरह की मिट्टी होगी उसके हिसाब से। आप महाराष्ट्र में मान लीजिए, साउथ इंडिया में तो कॉटन कम होती है। तो इस तरह से अब मोनसेंटो ने क्या कर दिया, सीड कंपनीज को हाइब्रिड सीड्स बनाने के लिए लाइसेंस दे दिया। पेटेंट है इसके पास में, इन्होंने दे दिया इसको सीड कंपनीज को लोकली हाइब्रिड सीड्स बनाने के लिए। सीड कंपनीज ने क्या किया, अब जो नए तरह के हाइब्रिड सीड्स बनाए उन्होंने किया कि PP जो एक्ट हमने डिस्कस किया था, PPVFRA, इसके अंदर में अब ये रजिस्टर करवा दिया हाइब्रिड सीड्स बनाने के बाद में। अब आप सोच रहे होंगे पेटेंट तो मोनसेंटो के हाथ में है, तो फिर सीड कंपनीज को दोबारा से रजिस्टर करवाने की क्या जरूरत? तो देखिए जरूरत है, क्योंकि अब दोनों के दोनों कोएग्जिस्ट करेंगे। अब जो हाइब्रिड जो सीड तैयार किए हैं, वो हाइब्रिड सीड कंपनीज ने तैयार किए हैं, लेकिन वो मोनसेंटो से लाइसेंस लिए बिना वो हाइब्रिड सीड्स को कॉमर्शलाइज नहीं कर सकते, इसलिए उनको PPVFR में रजिस्टर करवाना पड़ता है। इवन मोनसेंटो भी हाइब्रिड सीड्स जो सीड कंपनीज ने तैयार किए हैं, ये इनको कॉमर्शियली यूज नहीं कर सकता, इनको भी एक इससे अनुबंध करना पड़ेगा।
तो दोनों को एग्जिस्ट करेंगे। अब बात आती है, कई बार सीड कंपनीज आरोप लगाती है कि मोनसेंटो लाइसेंस नहीं देती जानबूझ के, और जो ये लाइसेंस के लिए टर्म्स है वो बहुत ज्यादा इनजस्ट है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। अब क्या है, जो पेटेंट एक्ट है उसके अंदर में एक सोल्यूशन तो ये है कि ये सीड कंपनीज चली जाए कंपलसरी लाइसेंस एक्ट के अंदर में। कंपलसरी लाइसेंस एक्ट जो होता है वो हमारे पेटेंट एक्ट के अंदर में है, यानी जो कोर्ट्स या फिर वो हैं वो लाइसेंस दे सकती हैं अगर उनको लगे कि ये जनता के हित में है, और या फिर दवाई का बहुत ज्यादा प्राइस है, बहुत ज्यादा हाई है और जनता के हित में इसे प्रोड्यूस करना जरूरी है, तो इसलिए वो कंपलसरी लाइसेंस दे सकती हैं सीड प्रोड्यूसिंग कंपनीज की। ये मेडिसिन में भी ये रूल होता है, आपने पढ़ा ही होगा। अब मोनसेंटो की इनवैलिडेट एक्टिविटीज के बारे में केसेस गए हैं दो तीन जगह। दो जगह कौन कौन सी हैं, जो एक तो ये है IPAB, ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, दूसरी है DIPP। ये दोनों जगह केस गए हैं जो जो मोनसेंटो है इसके पेटेंट्स को इनवैलिडेट करने के लिए। अब क्या बात निकल कर आती है, दो बातें हैं अभी देखिए। एक तो DIPP में जो केस गया है वो इंपॉर्टेंट केस है। DIPP में जो केस गया वो सेक्शन 66 से रिलेटेड है। ये क्या कहता है सेक्शन 66? ये कहता है कि देखिए, अभी तो सेक्शन 66 कहता है वो कहता है कि पेटेंट देने का अब तो लॉजिक ही नहीं है। पेटेंट देने का लॉजिक क्यों नहीं है? अब तो पेस्ट ने रेसिस्टेंस करना ही बंद कर दिया, यानी पेस्ट है उस पर असर ही नहीं होता दवाई का, यानी उसने रेसिस्टेंस डेवलप कर लिया है हाइब्रिड सीड्स के ऊपर में। तो अब किस चीज का पेटेंट दे मोनसेंटो को, जब कोई दवाई है उसका असर ही नहीं है, तो वाई टू गिव द बेनिफिट टू द कंपनी। एक तो ये बात है। लेकिन अब दो बातें और भी हैं। आप देखिए, दो अलग अलग गवर्नमेंट्स के आर्म है, यानी एक तरफ है हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, जो वो तो मोनसेंटो का सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, और दूसरी तरफ है हमारा जो वो है DIPP। DIPP तो कहती है कि जो ये टेक्नोलॉजी है बीटी कॉटन की वो यूजलेस है, कोई फायदा इसका नहीं है। और जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री वो कहती है कि इंडस्ट्री को स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्कुल सही है और लाइसेंस देना चाहिए फ्रांड के अंदर में। ये फ्रांड क्या होता है? ये फ्रांड होता है फेयर, रीजनेबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इसके तहत में लाइसेंस मिलना चाहिए और पैसे मिलने चाहिए जिस कंपनी को प्रोड्यूस किया है। तो एक तरह से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने जो मोनसेंटो को सपोर्ट किया है, और जो बिल्कुल गलत है, ये रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने मोनसेंटो को सपोर्ट किया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं करी है यहाँ पर। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सारी की सारी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है वो क्यों बीटी कॉटन पर सिर्फ फोकस कर रही हैं, जबकि देखिए अब ये साफ हो चुका है कि इवन जो बेलगढ़ सेकंड है उस पर भी पेस्ट का उस पर कोई असर नहीं होता। तो गवर्नमेंट जो अपनी ट्रेडिशनल जो टेक्नोलॉजी है उस पर क्यों नहीं फोकस करती है? जो हमारी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है वो तो टाइम टेस्टेड है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन दोनों का एक मिश्रण काइंड ऑफ बनाए, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी प्लस में GM क्रॉप्स, ये दोनों यूज करे गवर्नमेंट, और एक अच्छी तरह से एक अच्छा जो सीड्स है और जो सस्ते भी हो और किसानों को आसानी से अवेलेबल भी हो, इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी बनाए, और जो पेस्ट पे इनका असर भी हो, यानी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो। ये पूरा आर्टिकल था एक जो GM क्रॉप्स और मोनसेंटो से रिलेटेड था। एक किसी दिन हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। GM क्रॉप्स का टॉपिक जो है हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। someday we would discuss the whole issue, what it is and how it originated and what is the current status। जो आज का क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन का आप जवाब भी इसी के फॉर्म में दीजिए। क्या GM क्रॉप्स का यूज हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो आप सॉल्यूशन भी बताइए, क्या सॉल्यूशन इसके हैं? अगर नहीं यूज करना चाहिए क्या सॉल्यूशन है? अगर यूज करना चाहिए तो भी क्यों यूज करना चाहिए, और इसकी फ्यूचर अप्रोच क्या होनी चाहिए? सो राइट योर कमेंट दीजिए कीजिए, इससे मोटिवेशन आता है और इससे एक ओपिनियन भी क्रिएट होती है, एक होलिस्टिकली हमारा व्यू डिस्कस हो जाता है और हमारी नॉलेज को जो नेटवर्क है वो भी डेवलप होता है। तो प्लीज कमेंट। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग।